Hey everyone, my name is Manish and welcome to my YouTube channel. I'm currently working as a probationary officer in Central Bank of India. तो अभी रिसेंट में जो IBPS PO का प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ था उसमें उसका रिजल्ट भी डिक्लेयर हो चुका है एंड जिन लोगों का क्लियर हुआ है उनको कंग्रेचुलेशंस एंड मेंस के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। जिन लोगों का क्लियर नहीं हुआ सो डोंट बी सैड, नेक्स्ट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो। जहाँ पे आपकी कमी रह गई आपको पता चल गया होगा आपके एग्जाम के अटेम्प्ट के बाद कि हाँ मैं इस सेक्शन में लैग कर रहा हूँ, तो मुझे उस सेक्शन पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए। सो अभी बहुत सारे एग्ज़ाम आने बाकी हैं, तो उन एग्ज़ाम के लिए प्रॉपरली अपना प्रिपरेशन चालू रखें। एंड ऐसा नहीं है कि बस ये एग्ज़ाम हो गया तो आगे बाकी एग्ज़ाम्स नहीं आएंगे, टाइमली नेक्स्ट एग्ज़ाम्स भी आएंगे। सो उनके लिए अभी से प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट रखिए। ओके, सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे IBPS PO मेंस जो कि 26 नवंबर को होने वाला है। तो उस एग्ज़ाम के बारे में मैं आपको कुछ लास्ट टिप्स बताऊंगा जिसको आप फॉलो कर सकते हैं क्योंकि मैंने जो लास्ट जो IBPS PO था उसको मैंने क्रैक किया है और मेंस में आई स्कोर 99 मार्क्स। तो मुझे एक एक्सपीरियंस है कि IBPS PO का एग्ज़ाम कैसा होता है एंड उसमें किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए। और सबसे पहले मैं अपना स्कोर कार्ड ही आपके साथ शेयर कर देता हूँ जिसमें मैंने 99 मार्क्स स्कोर किए थे। एंड उसमें यू कैन सी कि मेरे जो रीजनिंग में थे 11.75 मार्क्स थे, और जो GA वाला सेक्शन था उसमें मेरे 11 मार्क्स थे। मेरे इंग्लिश सेक्शन था उसमें 31.25 मार्क्स थे एंड जो डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन वाला था उसमें 28 मार्क्स थे एंड डिस्क्रिप्टिव में आई स्कोर 17 मार्क्स। सो ओवरऑल आई स्कोर 99 मार्क्स आउट ऑफ 225, जिसके बेसिस पे मैं एक कंफर्टेबल पोजीशन था कि मेरा इंटरव्यू कैसा भी जाए और मेरा ऑलमोस्ट सिलेक्शन हो ही जाएगा फाइनल लिस्ट के अंदर। ओके, सो यू शुड बी प्रिपेयरिंग फॉर दिस मेंस एग्जाम वेरी सिंसियरली एंड उसमें आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है। उसमें ही आप एटलीस्ट 15-20 मार्क्स का मार्जिन लेके चलिए कि हाँ मैं इतने मार्क्स कट ऑफ से ऊपर अगर मेरे आ जाते हैं तो मेरे को इंटरव्यू की इतनी टेंशन नहीं होगी। तो इस वीडियो में हम उसी के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे कि आपको किस सेक्शन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अभी 2 वीक्स का टाइम आपके पास बचा है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ नया आप सीखें, ठीक है, कुछ नया पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी जितना आपने पढ़ लिया बस उसी को रिफाइन कीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए। और इसमें देखिए सबसे पहले मैं वन बाय वन करके बात करता हूँ। रीजनिंग काफ़ी टफ आती है जो मेंस के पर्सपेक्टिव से देखी जाए, तो मेंस में जो प्रीलिम्स में आती है उससे बहुत ज़्यादा टफ आती है जो मेंस की अपनी रीजनिंग होती है। उसमें बेसिकली हमारे जो पजल्स आते हैं बहुत ज़्यादा टफ होते हैं, उसमें आपको टाइम लगेगा, प्रॉपर टाइम लगेगा। उसमें आपको जितना भी टाइम मिलता है रीजनिंग के लिए तो उसमें आपको हार्डली आई वुड से, अगर आपकी बहुत अच्छी है रीजनिंग तब भी आप हार्डली 20 to 30 क्वेश्चन ही उसमें अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो इतना ज़्यादा आप मत सोचिएगा कि हाँ रीजनिंग में मैं कुछ अबाउट 25 या 30 मार्क्स या 30 से ऊपर ज़्यादा मार्क्स लाऊँ। एक्सेप्शनल केसेस में वो हो सकता है, बट आई वुड से कि आपका जो रेंज है, आपका टारगेट रेंज है वो आपका 15 to 20 मार्क्स के बीच में होना चाहिए। अगर उससे थोड़े से कम भी आते हैं तो इतना ज़रूर होना चाहिए कि आपका सेक्शनल जो कट ऑफ है वो क्लियर हो जाए। और सेक्शनल की इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, बिकॉज सेक्शनल जो मार्क्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं, अराउंड 1 to 2 मार्क्स, 3 मतलब 5 से नीचे नीचे ही रहते हैं। तो हाँ आप उतना तो एटलीस्ट स्कोर कर ही लेंगे। किसी किसी में थोड़े से ज़्यादा होते हैं, 5 से 6-7 नंबर से ज़्यादा तो किसी में भी नहीं होते। ओके, सो जो सेक्शन कट ऑफ है उसकी इतनी टेंशन नहीं लेनी है जितना आपको अपना स्कोर, ओवरऑल स्कोर जो बनाना है उस पर आपको ध्यान देना है। ओके, तो रीजनिंग में टफ आता है, आप अच्छे से टाइम दीजिएगा। जिसका जैसे अपना जो पजल्स वाला सेक्शन है उसमें 1 या 2 पजल्स तो आपकी ऐसी होंगी जो कर सकते हैं आप, उसमें टाइम दीजिए, करिए। बाकी ट्राई कीजिए जो क्वेश्चंस पजल्स के अलावा जो क्वेश्चंस होते हैं उन पे आप थोड़ा सा फोकस ज़्यादा कीजिएगा, उनको आप अच्छे से अटेम्प्ट करने का ट्राई कीजिएगा, बिकॉज उसमें टाइम थोड़ा कम लगता है और आप उसमें स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि अगर आप कोई भी पजल नहीं करेंगे तो आपके मार्क्स जो हैं वो पूरे काफ़ी अच्छे आ सकते हैं, बिकॉज बहुत सारे पजल्स के क्वेश्चन इसमें होते हैं मेंस के अंदर, ठीक है। तो रीजनिंग के लिए तो यही है कि आप अभी करंटली मॉक लगाइए और पजल्स अपना देखिए कि जिसमें हमारे पास मल्टीपल वेरिएबल्स होते हैं, 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स जिसमें होते हैं, 3 वेरिएबल्स वाले भी जो हैं वो ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा। तो उसमें से क्वेश्चंस पक्का आएंगे। और बाकी तो आप कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन ज़रूर कर लीजिएगा, कोडिंग डिकोडिंग भी आती है। उसका एक जो पूरा पजल होगा जो 5 मार्क्स का वो वाला पक्का आएगा, तो उसके लिए आप प्रिपेयर रहिएगा। तो अच्छे लेवल के कोडिंग डिकोडिंग वाले कर लीजिएगा क्वेश्चंस। तो जो सेकंड हम बात करते हैं क्वांट के अंदर आपको DI वाला जो पार्ट है आपका अच्छा होना चाहिए, आपकी कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट होनी चाहिए, बिकॉज क्वांट में आपके पास टाइम कम पड़ जाएगा, बिकॉज उसकी लेंथी कैलकुलेशंस आती हैं। तो उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, अपनी कैलकुलेशन को फास्ट कीजिए। मॉक टेस्ट में जब भी आप दे रहे हैं उसको कंप्लीट फुल मॉक दीजिए, उसमें क्वांट का सेक्शन है उस पर ज़्यादा फोकस करिए, बिकॉज क्वांट स्कोरिंग होता है। अगर आपका मैथ्स कमज़ोर है तो फिर ठीक है, आई वुड से कि आप उसमें भी टारगेट अपना ये 15 to 20 की रेंज वाला ही लेके एटलीस्ट चलिए,
कि 15-20 तो उसमें आएंगे और 20 प्लस मार्क्स भी आराम से उसमें फैच कर सकते हैं। आई स्कोर 28 मार्क्स, तो आप इवन उसमें 25 से 30 के बीच में आप और 30 प्लस भी उसमें कई लोगों के आ जाते हैं, तो आप उसको भी अच्छे से क्वांट को फोकस कीजिए, ठीक है। देन इंग्लिश इज़ वन ऑफ द मोस्ट की फैक्टर कि आपका जो सिलेक्शन आपका इजीली करवा सकती है, क्योंकि 40 मार्क्स के इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं और उसमें से यू कैन ईजिली ग्रैब 30 प्लस मार्क्स, ठीक है। कुछ लोगों के 35, 37, 38 मार्क्स भी आ रखे हैं, जो मेरे कुछ फ्रेंड्स को मैं जानता हूँ, तो मेरे 31.75 आए थे। सो आई वुड से कि इंग्लिश में आप बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। उससे देखिए मैंने 31.25 मार्क्स मेरे इंग्लिश के अंदर, तो इंग्लिश में 31.25 मेरे थे इंग्लिश वाले सेक्शन के अंदर, एंड देन 17 मार्क्स मेरे डिस्क्रिप्टिव में थे। तो इन दोनों ही सब्जेक्ट को मिला के मेरे 48 मार्क्स बन चुके थे, तो और कट ऑफ जो थी वो 75 थी। तो मैं मतलब एक बहुत ही अच्छी पोजीशन में ऑलरेडी आ चुका था सिर्फ इन 2 सेक्शंस की वजह से। रेस्ट मुझे बाकी मेरे बस लेने थे थोड़े बहुत मार्क्स, जिससे मेरा अच्छा स्कोर और बन जाए। ओके, तो 31 मार्क्स आउट ऑफ 40 लाना काफ़ी अच्छी है। आप 30 प्लस का टारगेट ज़रूर रखें। इंग्लिश में उससे कम आएंगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, बिकॉज रीजनिंग में स्कोर करना मुश्किल होता है, एंड कुछ लोगों का मैथ्स भी बहुत कम बाकी के कंपैरिजन में थोड़ा सा वीक होता है बाकी सेक्शंस के कंपैरिजन में। ओके, सो यू नीड टू फोकस ऑन दैट। जीए का आई वुड से कि लास्ट 3 मंथ्स का आप पढ़ के जाइए। जैसे अभी नवंबर में है तो नवंबर को कम्प्लीटली अच्छे से करके जाइएगा। 15 ऑफ नवंबर तक आप ट्राई करो, 15 नवंबर तक आप उसको कर लें अच्छे से। देन आप अक्टूबर, सितंबर, ये 2 मंथ्स तो बहुत ही अच्छे से करने हैं आपको। इनमें से ही मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आपके आएंगे, जितने भी उसमें से क्वेश्चंस आते हैं अराउंड 40 क्वेश्चन में से आएंगे। 40 क्वेश्चन में से यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हाँ उसमें से आपके 60 to 70% जो क्वेश्चंस आएंगे वो लास्ट के 2 to 3 मंथ्स के बीच में ही आएंगे। मतलब आप समझ के चलिए कि सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर मिड तक, 15 नवंबर तक का आप देखिए कि इसमें से ही आपके 60 to 70% क्वेश्चंस आएंगे, एंड उसके लिए आपको अच्छे से उन्हीं में से मतलब ये टारगेट करके चलिए कि हाँ उनमें से मेरे को फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो जीए के लिए आपको जो सेक्शन कट ऑफ होती है उसको क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कुछ लोगों का तो वही नहीं होता, जो 1 और 2 नंबर के भी मतलब आप मैं बता रहा था कि या 2 नंबर आपकी जाती है कट ऑफ सेक्शनल, वो भी क्लियर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है जीए के सेक्शन के अंदर। सो उसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जी सेक्शन में आप ज़्यादा क्वेश्चन इतना ज़्यादा मत करके आइएगा कि नेगेटिव मार्किंग के मार्क्स कम हो जाए, रादर देन बस उतना ही करें जो आपको श्योर है, एटलीस्ट इतना ही कि हाँ 10 के अराउंड मार्क्स आपके आ जाए, विच इज़ आई थिंक इन मेरे माई परस्पेक्टिव कि ठीक है। आप 10 से ऊपर मार्क्स ले आए तो आपके काफ़ी है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जीए को लास्ट के 3 मंथ्स मतलब आप मैक्सिमम पढ़ के जाइए, विच इज़ मोर देन इनफ आपके एक डिसेंट स्कोर लाने के लिए जीए के सेक्शन के अंदर, ठीक है। तो ये तो चारों सेक्शन हमारे मेजर सेक्शंस हो गए, एंड लास्टली डिस्क्रिप्टिव बचता है। डिस्क्रिप्टिव में यार देखो लेटर जो है हमारा, उसके लिए फॉर्मल लेटर्स को अच्छे से पढ़ के चले जाइए। फॉर्मल लेटर्स आते ही आते हैं, ऑप्शनल रहेंगे आपके पास। 3 चॉइसेस या होती हैं आई गेस, 3 चॉइसेस में से आपको एक लिखना होता है। तो उनमें से आप डेफिनेटली एक ना एक तो उसमें से एडिटोरियल के बेस पे आएगा कि एडिटोरियल आपको किसी न्यूज़पेपर एडिटर को लिखना है, एंड या फिर एक आपका कोई भी फॉर्मल लेटर आएगा, और तीसरा मे बी इनफॉर्मल लेटर आ सकता है। तो आप ये ट्राई करें कि फॉर्मल लेटर को अच्छे से पढ़ लीजिए, बिकॉज वो करना इजी होता है, उसमें से अच्छे से आप लिख भी सकते हैं। उसमें ज़्यादा कुछ आपको लिखना भी नहीं होता, बिकॉज वर्ड लिमिट 150 वर्ड लिमिट्स होती है, तो लिख सकते हैं। बट हाँ उसका फॉर्मेट जो होता है वो प्रॉपरली आपको अंडरस्टैंड करके जाना पड़ेगा, वो प्रॉपरली मेमोराइज करके जाए। 2-3 फॉर्मल लेटर लिख के देख लें, एंड 1-2 एडिटोरियल को लिख के देख लें, सॉरी 1-2 आप एडिटर को लिख के देख लें, न्यूज़पेपर एडिटर को, तो उसके बेसिस पे भी आपको आइडिया रहेगा। इन केस मान लो कुछ अलग सा ही आ जाता है फॉर्मल लेटर के अंदर, तो आप एडिटर वाला भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक सेफर साइड के लिए जा सकते हैं आप उस चीज़ के लिए। सिर्फ फॉर्मल लेटर और आई वुड से फॉर्मल लेटर एंड देन एडिटर वाला, यही मोर देन इनफ है आपके डिस्क्रिप्टिव के लिए, ठीक है। देन आता है आपका ऐसे राइटिंग का। ऐसे राइटिंग में देखो यार कुछ नहीं है, बहुत ही अजीब टॉपिक आपको नहीं मिलते, आउट ऑफ द बॉक्स टॉपिक कोई भी नहीं मिलेगा, बहुत ईजी टॉपिक्स मिलते हैं। आप इजीली जो डे टू डे लाइफ के अपने होते हैं, जैसे यार पॉवर्टी के ऊपर दे दिया, या अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर दे दिया, वर्क फ्रॉम होम के ऊपर दे दिया, अब जैसे कोविड था कोविड के ऊपर दे देंगे, तो इस बेसिस पे हो गया। तो इन चीज़ों को आप जो डे टू डे लाइफ में हम रिलेट कर सकते हैं, यू जस्ट नीड टू मेक सेंटेंसेज आउट ऑफ दैट, एंड उसमें आप इजीली आप ऐसे राइटिंग कर सकते हैं। तो मेरे को कोई बहुत बड़ा डिफिकल्ट टास्क नहीं लगता। हाँ अपनी पंक्चुएशन का थोड़ा ध्यान रखिएगा, और उसमें थोड़ा लिखना, टाइपिंग स्पीड अपनी थोड़ी सी करके देख लीजिएगा। जो अपना लैपटॉप पे या फिर आपकी जिस पे भी आप करते हैं उस पर अपना वर्ड पैड खोलो, एंड देन उसमें टाइप करना विदाउट जो आपको ऑटो करेक्ट वाला जो होता है, या फिर जो करेक्शंस वाले वर्ड में हम करते हैं, तो उसको ऑफ करके एंड देन उसमें ट्राई कीजिएगा कि आप कितना सही से लिख पाते हैं, एंड टाइम लिमिट के अंदर लिखना होता है, बिकॉज उसमें आपको हाफ एन आवर मिलता है लिखने के लिए। तो वो भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपका ज़्यादा टाइम ना लगे, कि आप उसमें पूरा कंप्लीट ही ना करवाएं,
ट्राई कीजिएगा मिनिमम टू मिनिमम। जैसे लेटर होता है 150 वर्ड्स, तो उसमें आपको ज़्यादा नहीं जाना, 10% का मार्जिन होता है, तो ट्राई कीजिएगा कि 150 से 160 तक अपना लेटर को कंप्लीट कर लें, एंड ज़्यादा उससे कम भी ना करें। लाइक 130 से नीचे तो आप बिल्कुल ही वर्ड्स ना लिखें उसमें, 130 से अबव ही रखें, बट 160 से ऊपर भी ना जाए, तो वो आपका एक डिसेंट जो रेंज है उसके अंदर अपना लेटर राइटिंग करिए। ऐसा राइटिंग में 200 वर्ड्स का आएगा, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 250 वर्ड्स का आएगा, तो उसमें भी ये बस ट्राई कीजिएगा कि उससे जितना भी आपकी लिमिट दे रखी है उन्हें 200 वर्ड्स की होती है, तो 10 या 20 वर्ड्स ऊपर, 10 या 20 वर्ड्स नीचे, इससे नीचे ना जाए, ठीक है। तो उसमें आपको एक डिसेंट स्कोर 15 अबव स्कोर आप ले सकते हैं, आपने अगर ढंग से लिखा है, कुछ ज़्यादा पंक्चुएशन एरर नहीं की है, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं हुई हैं, तो ठीक है। तो ये एक ओवरऑल ब्रीफ था कि आपको एग्ज़ाम कैसे देना चाहिए। एंड सेकेंडली, अभी के टाइम में आप एवरी अल्टरनेट डे आप ज़रूर मॉक दीजिएगा। मॉक देने के लिए आप कोई भी आप उसमें से यूज़ कर सकते हैं, कोई भी आप कोचिंग इंस्टीट्यूट का आप देख लीजिएगा। अब मैं किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का नहीं कहूँगा कि इसके बेटर है, इसके बेटर है, अपनी जिसका भी आपने अगर सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो उसके जितने भी मॉक हैं आप दीजिए, फ्री मॉक जितने भी अवेलेबल होते हैं वो दीजिए। अभी लास्ट में एटलीस्ट आपको नेक्स्ट 15 डेज़ के अंदर मिनिमम टू मिनिमम 6 to 7 मॉक जरूर देने हैं, अच्छे से प्रॉपरली सेट करके कि हाँ, मतलब ये टाइमिंग के साथ कि हाँ इस टाइमिंग में 3 घंटे का टाइम है, उसमें प्रॉपरली अपना पूरा मॉक देना है आपको। ओके, सो इतना ही है, और इससे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है, अभी टाइम भी नहीं है आपके पास, तो जितना भी आपने पढ़ लिया बस उसको ही रिवाइज कीजिए। कि अगर आपको कोई पर्सनल क्वेरी है कि इस एग्जाम से रिलेटेड, सो यू कैन पिंग मी ऑन माई इंस्टाग्राम एंड ऑल्सो इन द टेलीग्राम। मैंने नीचे दोनों का डिस्क्रिप्शन में अपना दे रखा है, टेलीग्राम ID भी एंड इंस्टाग्राम ID भी, सो यू कैन फॉलो मी ऑन देयर, और अपनी जो भी क्वेरी है यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट वंस अगेन टू एवरीवन जो भी मेंस लिख रहे हैं। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीवन अगेन, और किसी को क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में या पर्सनली मुझे मैसेज करके पूछ लीजिएगा, आई विल रिप्लाई टू दैट वंस आई गेट फ्री। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।